महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के पात्र बैंकों को MSSC 2023 को लागू एवं संचालित करने की अनुमति दे दी है। MSSC का उद्देश्य भारत में युवा लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। MSSC की मुख्य विशेषताएं। MSSC एक लघु बचत योजना है। डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों के जरिए इसकी सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। MSSC योजना के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च 2025 को या उससे पहले खाता खोला जा सकता है। पात्रता। MSSC योजना के तहत कोई महिला स्वयं के लिए और नाबालिग लड़की के मामले में उसके अभिभावकों द्वारा उसके लिए खाता खोला जा सकता है। ब्याज दर। MSSC के तहत जमा की गई धनराशि पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी। निवेश करने की निर्धारित सीमा। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये है तथा 1000 के गुणक में कोई भी राशि निवेश की जा सकती है। इसमें अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है। परिपक्वता अवधि। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि के लिए परिपक्वता अवधि खाता खोले जाने के बाद से लेकर 2 वर्ष है। धन की निकासी। MSSC खाताधारक खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकती है। कराधान। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत सभी आय मौजूदा आयकर प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगी। हालांकि योजना के तहत TDS नहीं काटा जाएगा। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकल गई है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से आशय कंपनियों और बैंकों दोनों की पहले की संकटग्रस्त बैलेंस शीट से है। तब कंपनियों पर कर्ज का बोझ अधिक था, लेकिन उसे चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उस बैंक भी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ तले दबे हुए थे। यह 2016-17 में NPAs लगभग 12% तक पहुंच गई थी। किसी अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या एक मानक पथ का अनुसरण करती है। उस अर्थव्यवस्था की कंपनियां तेजी के दौरान अधिक निवेश और अपना विस्तार करती हैं। इससे उनका कर्ज दायित्व भी बढ़ जाता है, जिन्हें चुकाने में वे असमर्थ हो जाती हैं। इस कारण कंपनियां अपने ऋणों के भुगतान में चूक डिफ़ॉल्ट करती हैं। इससे बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है और ऋण देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को हल करने के लिए उठाए गए कदम। 4R रणनीति अपनाई गई है। NPAs की समस्या को पहचानना, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना, बैंकों की समस्याओं का समाधान करना और बैंकों में सुधार करना। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 बनाई गई है। RBI ने बैंकों को बड़े ऋणों पर जानकारी साझा करने में
सक्षम बनाने के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स की शुरुआत की है। अशुद्ध ऋणों की समस्या से निपटने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गठित की गई है। हालांकि आरबीआई की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। इससे भारतीय ट्विन बैलेंस शीट लाभ की स्थिति में पहुंच सकता है। सकल एनपीए अनुपात कम होकर 3.9% के साथ 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी 10 वर्ष की अपने सर्वोत्तम स्तर पर है। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक ने CIMS को शुरू किया है। यह अगली पीढ़ी का डेटा वेयर हाउस यानी कि डेटा भंडारण है। सीम्स एक प्लेटफॉर्म है जो डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग और सांख्यिकी विश्लेषण करेगा। यह बेहतर आर्थिक विश्लेषण और बिग डेटा प्रवाह के प्रबंधन की सहायता से मौद्रिक नीति निर्माण में सुधार करेगा। यह सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिक डेटा उपलब्ध कराएगा और बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन सांख्यिकीय विश्लेषण में भी सहायता प्रदान करेगा। सीम्स को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए शुरू किया गया है। इसका विस्तार धीरे धीरे शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक किया जाएगा। आरबीआई ने 2002 में अपना पहला उद्यम व्यापारी डेटा वेयरहाउस केंद्रीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र स्थापित किया था। प्रोजेक्ट वेव। इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल प्रोजेक्ट वेव यानी कि वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस के तहत नई सेवाओं की शुरुआत की है। इसे नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। इसके तहत पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग ने ईपीआई को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारत के निर्यात प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें क्षेत्रक विशिष्ट और जिला स्तरीय पण्य निर्यात से संबंधित रुझानों का भी उल्लेख किया गया है। ईपीआई के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र तथा निर्यात प्रदर्शन। ईपीआई में राज्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: तटीय राज्य, स्थलरुद्ध राज्य, हिमालयी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, छोटे राज्य। हालांकि सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। अधिकतर तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। सिफारिशें। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 7 स्थान विशिष्ट रणनीतियाँ। निर्यात बाजारों का विविधीकरण जैसे कि जीआई उत्पादों पर आधारित और एफटीए का उपयोग करके विदेशी बाजारों का लाभ उठाना। आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, वस्त्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों की पहचान करना। डेटा उपलब्धता में सुधार करना।
स्थलरुद्ध हिमालयी और केंद्रशासित प्रदेशों छोटे राज्यों की श्रेणियों में क्रमशः हरियाणा, उत्तराखंड तथा गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। देश के 99% से अधिक जिले एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल हैं। 10 मदें भारत के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा कवर करती हैं। इनमें इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल हैं। केवल 100 जिले भारत के लगभग 87% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। भारत का 49% निर्यात केवल 10 गंतव्यों को जाता है। निम्नलिखित चुनौतियों की पहचान की गई है। देश के कई क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी का अभाव है। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन रहा है। निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है आदि। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी कि पीएलआई योजना। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 के संचालन हेतु दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। इन दिशा निर्देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंजूरी दी है। पीएलआई योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना तथा विनिर्माण क्षेत्र में भारत से ग्लोबल चैंपियंस कंपनियां खड़ी करना है। 14 विनिर्माण क्षेत्रकों के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, औषध क्षेत्रक आदि शामिल हैं। आईटी हार्डवेयर क्षेत्रक के लिए पीएलआई योजना को पहली बार 2021 में अधिसूचित किया गया था। आईटी हार्डवेयर क्षेत्रक के लिए पीएलआई 2.0 योजना का उद्देश्य देश भर में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण प्रणाली को व्यापक और गहन बनाना है। इसके टारगेट सेगमेंट हैं भारत में विनिर्मित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, सेमीकंडक्टर डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, विनिर्माण और पैकेजिंग को पीएलआई 2.0 के प्रोत्साहन घटक के रूप में शामिल किया गया है। प्रमुख दिशा निर्देशों पर एक नज़र। आधार वर्ष। विनिर्मित उत्पादों की निवल वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष माना गया है। इस योजना के तहत आधार वर्ष की तुलना में निवल वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पात्र उत्पाद। भारत में विनिर्मित और टारगेट सेगमेंट के अंतर्गत आने वाले उत्पाद सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह इस योजना की निगरानी करेगा। प्रोत्साहन अवधि 6 वर्ष। प्रोत्साहन दावों के लिए पात्रता मानदंड। टारगेट सेगमेंट की वस्तुओं की बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। भूमि सम्मान पुरस्कार 2023। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। देश के 9 राज्य सचिवों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2016 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।
नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। DILRMP को 2021-22 से 5 साल यानी कि 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण का महत्व। नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच इंटरफेस संपर्क कम होता है तथा पारदर्शिता में वृद्धि होती है। स्पष्ट भूस्वामित्व कृषि के लिए पूंजी और ऋण की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाता है। अदालतों में भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों की बड़ी संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के लिए भूमि सुधार लागू करने में उपयोगी है। भूमि अधिकारों में सुधार के लिए शुरू की गई अन्य पहलें। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या या भू आधार। यह एक 14 अंकी अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है। पहचान संख्या प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों के आधार पर सृजित की जाती है। स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव में संपत्ति के मालिकों को कानूनी रूप से मान्य स्वामित्व कार्ड जारी किए जाते हैं। सांख्यिकी संबंधी अस्थायी समिति। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति की जगह SCOS का गठन किया है। SCOS के पास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत किए गए सभी सर्वेक्षणों के फ्रेमवर्क और परिणामों की समीक्षा करने का व्यापक अधिकार होगा। इसमें 10 सरकारी सदस्य और 4 गैर सरकारी सदस्य हैं जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं। इसके विचारार्थ विषयों में सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप देना और प्रशासनिक डेटा का बेहतर उपयोग करना शामिल है। सर्वेक्षण डिजाइन में सुधार के अलावा SCOS डेटा अंतराल और उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियों की पहचान करेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पास सर्वेक्षण परिणामों के प्रकाशन को मंजूरी देने का अंतिम प्राधिकार होगा। औद्योगिक लाइसेंस। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने औद्योगिक लाइसेंस की वैधता की अवधि को मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। यदि लाइसेंस धारक लाइसेंस जारी होने के 15 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं करता है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय लाइसेंस की अवधि को और 3 साल तक बढ़ा सकता है। यदि वाणिज्यिक उत्पादन विस्तारित अवधि 15+3 वर्ष के भीतर भी शुरू नहीं किया जाता है तो औद्योगिक लाइसेंस को स्वतः समाप्त माना जाएगा। भारत में औद्योगिक लाइसेंस उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम IDRA 1951 के तहत जारी तथा विनियमित किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन। उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों की मांग बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया है। यह घोषणा 14वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल केम में नीति आयोग के ई-फास्ट इंडिया से संबंधित कार्यक्रम के दौरान की गई है। ई-फास्ट इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। नीति आयोग के नेतृत्व में ई-फास्ट भारत का पहला इलेक्ट्रिक माल ढुलाई परिवहन प्लेटफॉर्म है। इसे स्वच्छ एवं हरित माल परिवहन की दिशा में बढ़ने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा यह पायलट कार्यक्रम के विकास का समर्थन करता है
तथा प्रौद्योगिकी एकीकरण और संबंधित अनुसंधान का अन्वेषण करता है। भारत के लिए माल ढुलाई के विद्युतीकरण का महत्व। कुल माल ढुलाई में सड़क के माध्यम से की जाने वाली माल ढुलाई की हिस्सेदारी लगभग 71% है। भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में माल ढुलाई क्षेत्र का लगभग 14% का योगदान है। यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन के आयात पर भी बहुत अधिक निर्भर है। माल ढुलाई के विद्युतीकरण में चुनौतियाँ। उद्योग की अलग अलग प्रकृति। क्योंकि इसका स्वामित्व मुख्य रूप से केवल एक व्यक्ति तथा ऐसे मालिकों ऑपरेटर्स के पास है जिनके पास कम संख्या में वाहन हैं। माल ढुलाई से संबंधित डेटा कहीं एक जगह संग्रहित नहीं है। तकनीकी बाधाएं जैसे अधिक भार, माल का वजन और लंबी दूरी की यात्रा के लिए आवश्यक बैटरी का वजन। स्थलाकृति, जलवायु, तापमान आदि भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। पहले, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, फेम 2 सब्सिडी योजना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम लीप, राज्य स्तरीय नीतियाँ जैसे कि डिलीवर इलेक्ट्रिक दिल्ली। सुरक्षा। साइबर सुरक्षा सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वित्तीय मामलों पर संसद की अस्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर व्हाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है? कानूनी फ्रेमवर्क में मौजूद खामियां। समिति ने यह पाया है कि साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा विनियामकीय व्यवस्था में कई एजेंसियां और निकाय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। इससे विनियमन और नियंत्रण प्रणाली के मामले में आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप साइबर खतरों से निपटने के लिए एकीकृत नजरिया अपनाना कठिन होता है। इसके अलावा अधिकांश सेवा प्रदाताओं के डेटा केंद्र देश के बाहर स्थित हैं। इसलिए ऐसे प्रदाताओं से डेटा प्राप्त करना चुनौती भरा कार्य होता है। तकनीक संबंधी चुनौतियां। उभरती तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी और शक्तिशाली जेनरेटिव एआई टूल के कारण डीप फेक जैसी नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएं साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में उभरी हैं। मैलवेयर और बॉटनेट की मदद से सॉफ्टवेयर अपराधी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फिल्टर जैसे तकनीकी नियंत्रण से बच निकलते हैं। व्यापक डेटा हैकर्स। व्यापक डेटा हैकर्स मुख्य रूप से वित्तीय प्रणालियों पर हमला करते हैं, क्योंकि वित्तीय प्रणालियों में बड़ी मात्रा व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा शामिल होता है। इंटरनेट का दुरुपयोग। मौजूदा दौर में साइबर स्पेस की आसान उपलब्धता और इसके व्यापक उपयोग के कारण इंटरनेट का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। इससे नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते साइबर हमले। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल CERT इन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत को वर्ष 2022 में बड़ी संख्या में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का सामना करना पड़
पड़ा है। इसके तहत कुल 13.91 लाख मामले दर्ज किए गए। साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, इसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत किया गया है। यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं, हमलों के प्रति कार्रवाई करती है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। इसका उद्देश्य साइबर स्पेस से संबंधित सूचना अवसंरचना की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, इसे पूरे देश में संधारणीय साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योगों के विकास को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसका कार्य साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों, समस्याओं से निपटना है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, इसका कार्य महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण करना है। साइबर स्वच्छता केंद्र, इसका मुख्य कार्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का पता लगाना है। सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना, इसका उद्देश्य सूचना की सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना तथा अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020, इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, सक्षम और प्रासंगिक साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे, वास्तविक दिखने के लिए ऑडियो वीडियो में हेरफेर करके डिजिटल पहचान की क्लोनिंग आदि, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए मैलवेयर हमला, वित्तीय धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बैंक की प्रणालियों को कमजोर करके उत्पन्न किए जाने वाले सतत खतरे, यूजर्स के साथ धोखाधड़ी करने के लिए फिशिंग सहित सोशल इंजीनियरिंग के अन्य तरीके। 2022 में भारत से मैलवेयर से प्रभावित शीर्ष 3 उद्योग बैंकिंग, सरकारी और विनिर्माण थे। रैनसमवेयर हमलों की बढ़ती संख्या, रैनसमवेयर की घटनाओं में साल दर साल वृद्धि देखी जा रही है। इन हमलों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान 53% की वृद्धि हुई है। इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आईटी और आईटीईज थे, जिसके बाद वित्त और विनिर्माण क्षेत्र का स्थान था। कुशल मानव संसाधनों का अभाव। टीम लीज डिजिटल के अनुसार पिछले साल साइबर सुरक्षा उद्योग में कुशल पेशेवरों की आपूर्ति मांग से 37% कम थी। आगे की राह। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। साइबर सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत और मजबूत साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जो डिजिटल व्यवस्था के सभी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर सके। निष्पक्ष और अधिक उत्तरदायी उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं मुआवजा तंत्र का निर्माण करना चाहिए। केंद्रीय और राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा प्रवर्तन निकायों को मजबूत बनाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य अग्रणी देशों के साथ घनिष्ठ वैश्विक सहयोग स्थापित करना चाहिए। क्षमता निर्माण। भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया को अत्याधुनिक साइबर समाधान प्रदान करने हेतु एक मजबूत नवाचार परिवेश का
निर्माण किया जाना चाहिए। निजी भागीदारी को मजबूत करना। साइबर अपराध संबंधी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पीपीपी मॉडल को साकार करने की संभावनाएं तलाश की जानी चाहिए। सरकार द्वारा सक्रिय सरकारी सहायता के जरिए निजी उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समर्पित अधिकारी। सभी सरकारी संगठनों और निजी उद्यमों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जो साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। जागरूकता। सरकार द्वारा साइबर आतंकवाद सहित संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए देश में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय 2001। इसका उद्देश्य कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटना है। काउंसिल ऑफ यूरोप का यह अभिसमय साइबर अपराध, इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी अपराध का समाधान करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय उपाय है। भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। संबंधित तथ्य। सीईआरटी इन ने सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 7B द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 की पहली अनुसूची में शामिल सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों पर लागू होते हैं। दिशा निर्देशों के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। साइबर चोरी की सूचना मिलने के 6 घंटे के भीतर सीईआरटी इन को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक 6 महीने में साइबर सुरक्षा का ऑडिट किया जाना चाहिए। 15 मिनट से अधिक समय तक कर्मचारियों का कंप्यूटर निष्क्रिय रहने पर स्वतः लॉग आउट हो जाना चाहिए। एडमिन केवल मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की मंजूरी से ही सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली। गृह मंत्रालय के अनुसार सीएफआरएमएस के उपयोग से लगभग 570 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी को रोका गया है। सीएफआरएमएस को वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन के रूप में शुरू किया गया था। ये सभी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और धोखाधड़ी द्वारा धन की चोरी को तुरंत रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों द्वारा वित्तीय मध्यवर्तियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा करने और यथासंभव वास्तविक समय में कार्रवाई करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त सुर्खियों में रहे अभ्यास। जीमेक्स 23 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। साल्वेक्स भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच साल्वेज और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल
अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 यह संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और सेशल्स ने भाग लिया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 यह भारत मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एनवायरनमेंट पर्यावरण जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इस विधेयक द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में यह अधिनियम भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू किया गया था। जैव विविधता अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्याय संगत आधार पर साझा करना। इस अधिनियम में विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये हैं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय के स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC). यह अधिनियम जैव विविधता का संरक्षण करने वाले और इससे संबंधित ज्ञान के सृजनकर्ता तथा धारकों के लिए लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। जैव विविधता के उपयोग से प्राप्त लाभों को निम्नलिखित रूपों में साझा किया जा सकता है: मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करके, बौद्धिक संपदा अधिकारों को साझा करके या प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करके। विधेयक का महत्व: यह औषधीय पादपों की खेती को प्रोत्साहित करके वन्य औषधीय पादपों पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देता है। यह अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्र ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाता है। यह राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश का मार्ग खोलता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन, इसका सचिवालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। CBD के बारे में: यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। उद्देश्य: 1992 में 3 लक्ष्यों के साथ इसे तैयार किया गया था, जो निम्नलिखित हैं: जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग करना, आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण करना। सदस्यता: भारत सहित 196 पक्षकार, भारत इसका सदस्य है। मुख्य समझौते: भारत ने सभी 3 प्रोटोकॉल की पुष्टि की है। लाभ साझाकरण से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल, देयताओं से संबंधित नागोया क्वालालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: CBD का शासी निकाय पक्षकारों का सम्मेलन COP है। COP की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित की जाती है। इस कन्वेंशन में सभी स्तरों की जैव विविधता को शामिल किया गया है, जैसे पारिस्थितिक तंत्र,
प्रजातियां, आनुवंशिक संसाधन आदि। जैव विविधता संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियम में किए गए प्रमुख परिवर्तनों पर एक नज़र। जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023। छूट के दायरे में वृद्धि। इस अधिनियम के अनुसार जैविक साधनों के उपयोग के लिए विनियामक प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना था, उसे सूचित करना अनिवार्य है। और इसमें क्या है, यह संबंधित क्षेत्र के पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, स्थानीय लोगों और समुदायों, जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले और कृषक को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु एसएसबी को पहले सूचित करने से छूट प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए मंजूरी। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों से जुड़े आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना अनिवार्य है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी पड़ेगी, न कि आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले। लाभ साझा करना। इस अधिनियम के अनुसार जैविक संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान का उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य है। यह विधेयक संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट प्रदान करता है। अपराध और जुर्माना। इस अधिनियम में अलग अलग गतिविधियों के लिए सरकारी एजेंसियों से अनुमति नहीं लेने जैसे अपराधों के मामले में 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान था। इस विधेयक में कई कृत्यों को गैर आपराधिक बना दिया गया है। नियमों के उल्लंघन के मामले में कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि 1 से 50 लाख रुपए तक होगी। लगातार उल्लंघन की स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ दंड निर्धारित करने वाला अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। एनबीए का विस्तार। इस अधिनियम के अनुसार एनबीए में अध्यक्ष के अलावा 10 पदेन सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच से 5 गैर आधिकारिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसमें जनजाति कार्य, जैव प्रौद्योगिकी जैसे मामलों से जुड़े मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 पदेन सदस्य होंगे। इसमें राज्य जैव विविधता बोर्ड के 4 प्रतिनिधि होंगे। इसमें विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञ सहित और वैज्ञानिकों के बीच से 5 गैर आधिकारिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसमें जैव विविधता संरक्षण का अनुभव रखने वाला एक सदस्य सचिव होगा, जो एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा। पहुंच और लाभ साझाकरण। यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों को ऐसे संसाधनों का उपयोग करने वाले लोगों, उपयोगकर्ताओं या देशों एवं ऐसे संसाधनों को प्रदान करने वाले लोगों या देशों प्रदाताओं के बीच साझा करने की एक व्यवस्था है। विधेयक से जुड़ी प्रमुख चिंताएं। संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान की परिभाषा में अस्पष्टता। सीबीडी के नागोया और कार्टाजेना प्रोटोकॉल में इस शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है। यदि इस शब्दावली की व्यापक व्याख्या की जाएगी तो इससे लगभग सभी पारंपरिक
ज्ञान से होने वाले लाभ को साझा करने से छूट मिल सकती है। लाभ साझा करने संबंधी निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों की भूमिका में कमी। यह विधेयक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के निर्धारण में स्थानीय निकायों तथा लाभ पर दावा करने वालों की प्रत्यक्ष भूमिका को समाप्त करता है। अपराधों और जुर्माने से जुड़ी चिंताएं। संशोधन विधेयक में 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस व्यापक सीमा के भीतर जुर्माने का निर्धारण करने हेतु निर्णय लेने वाले अधिकारी के लिए कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बड़ी कंपनियां पूर्व मंजूरी लेने या लाभों को साझा करने की अनिवार्यता से बच सकती हैं। अधिकांश आयुष कंपनियां प्रैक्टिस करने वाले आयुष चिकित्सकों के नाम पर पंजीकृत हैं। इन चिकित्सकों को छूट प्रदान करने से उनकी कंपनियों को भी छूट मिल सकती है। विदेशी प्रबंधन वाली भारत में पंजीकृत कंपनी को किसी निर्धारित जैविक संसाधन का उपयोग करने और उससे उत्पाद विकसित करने के लिए एनबीए से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में एनबीए के संज्ञान के बिना उत्पाद की बिक्री से प्राप्त किसी भी प्रकार का मौद्रिक लाभ स्थानीय समुदायों तक नहीं पहुंच सकता है। निष्कर्ष। ऊपर व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसे भारत की समृद्ध जैव विविधता और इससे जुड़ी पारंपरिक एवं समकालीन ज्ञान प्रणालियों के उद्देश्यों से समझौता किए बिना तथा उनके विकास और उपयोगिता को बाधित किए बिना उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स द्वारा दायर की गई एक अपील को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 2021 में पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर आलू की एक किस्म एफएल 2027 के लिए पेप्सिको को मिले आईपीआर पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इसी के खिलाफ पेप्सिको ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। मुद्दा क्या था? एफएल 2027 नामक आलू की एक किस्म व्यावसायिक नाम FC5 को पेप्सिको ने अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत 2009 में प्रस्तुत किया था। एफएल 2027 किस्म को पीपीवी एंड एफआर अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत किया गया था। 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत आलू की किस्म को अवैध रूप से उगाने और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर किया था। पंजीकरण के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने और किसानों के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 2021 में एफएल 2027 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। पीपीवी एंड एफआर अधिनियम 2001 के बारे में कानून का निर्माण। यह कानून 2001 में ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27(3)(b) के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह नई मौजूदा तथा किसानों द्वारा विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करने वाला दुनिया का एकमात्र आईपीआर कानून है।
जो पौधों के ब्रीडर्स के साथ साथ किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। यूपीओबी के विपरीत यह अधिनियम नई के साथ साथ पहले से मौजूद किस्मों के संरक्षण की भी व्यवस्था करता है। नई पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। यूपीओबी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। उत्पत्ति इसे नई पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा स्थापित किया गया था। इसे 1961 में अपनाया गया था। यूपीओबी के बारे में, यह समाज के लाभ के लिए नई पादप किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पादपों की विविधता के संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली को बढ़ावा देता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। पीपीवी-एन-एफ-आर अधिनियम के उद्देश्य। पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी रक्षा करना। देश में कृषिगत विकास में तेजी लाना। पौधों के ब्रीडर्स के अधिकारों की रक्षा करना। देश में बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना। संरक्षण की अवधि। वृक्ष और लताओं के मामले में 18 वर्ष, अन्य फसलों के लिए 15 वर्ष, पहले से मौजूद किस्मों के लिए 15 वर्ष। संस्था प्राधिकरण। पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय प्राधिकरण। यह अधिकरण 1 वर्ष के भीतर अपील का निपटारा करेगा। पीवीपैट के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। इसकी स्थापना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए की है। इसके प्रमुख कार्य हैं पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण करना, नई किस्मों के विकास और व्यवसायीकरण को सुविधाजनक बनाना आदि। अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार। पादप के ब्रीडर के अधिकार। ब्रीडर के पास संरक्षित किस्मों के उत्पादन, बिक्री, मार्केटिंग, वितरण, आयात या निर्यात करने का विशेषाधिकार होता है। शोधकर्ताओं के अधिकार। शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकते हैं। शोधकर्ता किसी अन्य किस्म का विकास करने के उद्देश्य से किसी किस्म का उपयोग प्रारंभिक स्रोत के रूप में भी कर सकते हैं। किसानों के अधिकार। किसान के पास नई किस्म को पंजीकृत करने और संरक्षित करने का अधिकार है। किसानों को पीपीवी-एन-एफ-आर अधिनियम 2001 के तहत संरक्षित बीजों के किस्मों के अलावा कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने, उपयोग करने, उनकी एक या एक से अधिक बार बुआई करने, उनका आदान प्रदान करने, साझा करने या बेचने का अधिकार है। किसानों को पीपीवी-एन-एफ-आर अधिनियम 2001 के तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों को बेचने का अधिकार नहीं है। किसी किस्म के बीजों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त न नुकसान होने की स्थिति में किसान को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
पीपीवी एंड एफआर से संबंधित चिंताएं। बीजों तक सीमित पहुंच। ब्रीडर को दिए गए अधिकारों के कारण पेटेंट वाली बीज महंगे हो जाते हैं, जिससे यह लघु एवं सीमांत किसानों की पहुंच से दूर हो सकता है। हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को प्राथमिकता। यह पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित पीपीवी-एन-एफआर के उद्देश्य के प्रतिकूल है। लागू करने में चुनौतियां। जागरूकता का अभाव, संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों के कारण इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बायोपरेसी संबंधी चिंताएं। स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के लिए उचित मुआवजा न देकर उनका शोषण किया जाता है। निष्कर्ष। वैसे तो पीपीवी-एन-एफआर अधिनियम 2001 पादप ब्रीडर्स, शोधकर्ताओं और किसानों के हितों को बढ़ावा देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे व्यापक रूप से लागू करने की जरूरत है। पेटेंट और पीपीवी-एन-एफआर अधिनियम के बीच अंतर। पेटेंट यह औद्योगिक उपयोग से संबंधित वस्तुओं के लिए आईपीआर से संबंधित है। पीपीवी-एन-एफआर अधिनियम, इसके तहत उन पादप ब्रीडर्स को आईपीआर प्रदान किया जाता है जिन्होंने उस पादप किस्म की ब्रीडिंग या विकास किया है। इसके तहत किसी आविष्कार को सार्वजनिक करने के बदले किसी देश की सरकार द्वारा उसके आविष्कारक या आविष्कारक के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति संस्था को एक निश्चित समय के लिए मूल आविष्कार के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी फसल प्रजातियों की किस्मों को सुरक्षा देने के अलावा किसानों, ब्रीडर्स और शोधकर्ताओं को अधिकार प्रदान किया जाता है। इसमें लाभ साझा करने का कोई प्रावधान नहीं होता। इसमें लाभ साझा करने किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं शामिल है। भारत में बाघ संरक्षण। बाघ की स्थिति पर रिपोर्ट। सुर्खियों में क्यों। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक भारत में बाघ सह परभक्षी और शिकार की स्थिति 2022 है। बाघ की स्थिति रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। भूक्षेत्र। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। ये भारत के 2.3% भूभाग में फैले हुए हैं। बाघों की संख्या। वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है। मध्य भारत शिवालिक पहाड़ियों तथा गंगा के मैदानों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। लगभग 35% टाइगर रिजर्व्स में तत्काल सुरक्षा उपाय करने और बाघों को फिर से बसाने की आवश्यकता है। बाघ रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र। बाघों की आबादी की उच्चतम सीमा 3925 अनुमानित की गई है और इसकी औसत संख्या 3682 है। बाघों की अधिकतम संख्या वाले राज्य। मध्य प्रदेश 526 और 785। कर्नाटका 524 और 563।
उत्तराखंड 560 442, महाराष्ट्र 312 444, तमिलनाडु 264 306। 2018 में मतलब इतना था, 2022 में बढ़ बढ़ के इतना हुआ है। बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 231 था 18 में, अब 2022 में 260 हो गया। बांदीपुर में 126 था 150। नागरहोल कर्नाटक में 127 से 141 हो गया है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 104 से 135 हुआ है। दुधवा में 82 से 135 हुआ है। बाघ विहीन रिजर्व दम्पा मिजोरम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कवाल तेलंगाना, सतकोसिया ओडिशा, सह्याद्री महाराष्ट्र। देश में बाघों की संख्या 2967 वर्ष 2018 में और 3682 2022 में। बाघों की न्यूनतम संख्या वाले राज्य नागालैंड 18 में, नागालैंड मिजोरम 0, झारखंड गोवा 3-3, अरुणाचल प्रदेश 29। और 2022 में नागालैंड 0, मिजोरम 0, झारखंड 1, गोवा 5 और अरुणाचल प्रदेश 9। बाघों की गणना के लिए उपयोग की गई तकनीक एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इस तकनीक में बाघ पर्यावास क्षेत्र से जानकारी एकत्र करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। कैमरा ट्रैप पर आधारित कैप्चर मार्क रिकैप्चर कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण बाघों की आबादी और घनत्व का अनुमान लगाने के लिए एक प्रमाणित विधि है। उन क्षेत्रों में जहां कैमरा ट्रैपिंग संभव नहीं होती है, वहां बाघों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें स्किट्स मल की सहायता से डीएनए का पता लगाया जाता है। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता और मूल्यांकन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने भारत में टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 5वां चक्र पर फाइनल रिपोर्ट जारी की है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के बारे में। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की शुरुआत 2006 में हुई थी। सरकार उसी वर्ष से पूरे देश में टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन करने के लिए एमईई का उपयोग कर रही है। इसे एनटीसीए और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा आयोजित एमईई का 5वां चक्र था। आईयूसीएन और संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व प्राकृतिक संसाधन आयोग ने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन हेतु फ्रेमवर्क तैयार किया था। एमईई क्या है? एमईई के तहत मुख्य रूप से इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों पीएज का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। साथ ही इसके तहत यह पता लगाया जाता है कि क्या संरक्षित क्षेत्र अपने मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता पद संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के निम्नलिखित 3 मुख्य विषयों को
दर्शाता है। किसी विशेष स्थल और संरक्षित क्षेत्र की स्थिति, दोनों के संबंधित डिजाइन से जुड़ी समस्याएं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE), डिजाइन प्लानिंग, संदर्भ, स्थिति और खतरे, अभी हम कहाँ हैं। प्लानिंग, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा हम कैसे करेंगे। पर्याप्तता और उपयुक्तता, इनपुट, हमें किसकी आवश्यकता है। प्रक्रिया, हम इसका प्रबंधन कैसे करें। आपूर्ति, परिणाम, हमारी उपलब्धि क्या है। आउटपुट्स, हमने क्या किया और कौन से उत्पाद और सेवाएं उत्पादित की गई। MEE का महत्व, यह प्रबंधन के लिए एक अनुकूलन दृष्टिकोण को सक्षम करता है और उसका समर्थन करता है। प्रभावी संसाधन आवंटन में सहायता करता है। जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह समुदाय को शामिल करने और सहभागिता बढ़ाने में सहायता करता है। संरक्षित क्षेत्रों के मूल्यों को बढ़ावा देता है। प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। संरक्षित क्षेत्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति, जिनमें मूल्यों का संरक्षण भी शामिल है। MEEs के 5वें चक्र के बारे में। इस चक्र में 51 टाइगर रिजर्व्स का मूल्यांकन किया गया। 2 नए घोषित टाइगर रिजर्व्स, रामगढ़ विषधारी और रानीपुर को MEE के वर्तमान चक्र में शामिल नहीं किया गया है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। MEE का समग्र औसत स्कोर 2010 दूसरे चक्र के 65% से बढ़कर वर्तमान मूल्यांकन में 78% हो गया है। यह वृद्धि प्रबंधन प्रभावशीलता में निरंतर सुधार को दर्शाती है। MEE के सुधार पर 51 टाइगर रिजर्व्स को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर उन्हें रैंक प्रदान की गई है। उत्कृष्ट 12, बहुत अच्छा एक्सीलेंट पे 12, बहुत अच्छा वेरी गुड पे बहुत अच्छा वेरी गुड 21 और अच्छा 13 और संतोषजनक 5। MEE की रिपोर्ट में देश के किसी भी टाइगर रिजर्व को खराब पुअर प्रबंधन श्रेणी में नहीं रखा गया है। वर्तमान चक्र में मुख्य संकेतक कार्बन कैप्चर एंड क्लाइमेट चेंज को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ है, क्योंकि बाघ संरक्षण योजनाओं में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। संबंधित सुर्खियां, केंद्र ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया है। विलय के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक एक नया प्रभाग गठित किया गया है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ADGF, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के ADGF के रूप में दोनों प्रभागों के कर्मचारियों का नेतृत्व करेंगे। इस विलय का मुख्य उद्देश्य दोनों संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को तर्कसंगत बनाना है। विलय का महत्व, इससे दोनों प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे दोनों परियोजनाओं का प्रशासन कुशल और व्यवस्थित होगा।
चूंकि दोनों प्रजातियों का समान पर्यावास है, इसलिए एक एकीकृत दृष्टिकोण से दोनों को लाभ हो सकता है। चुनौतियाँ: प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अन्य प्रजातियों को शामिल किए जाने की स्थिति में संयुक्त रूप से आवंटित वित्त में से बाघों के संरक्षण हेतु किए गए वास्तविक व्यय में कमी आ सकती है। दोनों प्रजातियों के संरक्षण में चुनौतियों की प्रकृति अलग-अलग है। ऐसे में अलग-अलग संस्थाओं और प्रमुखों की आवश्यकता है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करेगा। वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का एक विषय है। समवर्ती सूची में होने के कारण संसद को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह अधिनियम गैर वन्य उद्देश्यों के लिए वनों को काटने तथा वन भूमि के उपयोग पर कई प्रतिबंध लगाता है। साथ ही इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। संशोधन के बाद अब मूल अधिनियम को वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 के नाम से जाना जाएगा। यह विधेयक भारत को अपने वृक्षावरण को बढ़ाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, राष्ट्रीय महत्व के सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा आदि। प्रमुख संशोधनों पर एक नज़र। तार्किकता: यह संशोधन टी.एन. गोदावरमन वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न हुई अस्पष्टता के बाद इस अधिनियम को लागू करने के दायरे को स्पष्ट करता है। प्रस्तावना: संशोधन के जरिए इस अधिनियम में एक प्रस्तावना शामिल की गई है। इसमें भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसीज संबंधी लक्ष्यों को अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जैसे 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करना, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। दायरा: अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल की गई भूमि में निम्नलिखित शामिल हैं: भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य कानूनों के तहत वन के रूप में घोषित अधिसूचित भूमि, 1980 या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि। ये रिकॉर्ड राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के राजस्व विभाग, वन विभाग द्वारा दर्ज किए जाते हैं। इसमें ऐसी भूमि शामिल नहीं है जिसे 1996 या उससे पहले वन से गैर वन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से परिवर्तित किया जा चुका है। छूट प्राप्त: इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों की श्रेणियां। भूमि की कुछ श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो भूमि इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से नहीं शामिल नहीं की गई है, उस पर वृक्ष लगाना या वृक्षारोपण या पुनर्वनीकरण करने की अनुमति है। वानिकी गतिविधियों के तहत अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करना।
निम्नलिखित गतिविधियों को गैर वन्य उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर किया गया है। संरक्षित वनों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना करना, संबंधित क्षेत्र में लागू योजनाओं में शामिल इको टूरिज्म सुविधाएं, पुनरुद्धार करने वाली गतिविधियों सहित वनस्पति संवर्धन गतिविधियां, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य गतिविधियां, वन भूमि के आवंटन, पट्टे में एकरूपता, राज्य सरकारों को अब पट्टे के रूप में या अन्य प्रकार की सरकारी संस्थाओं को वन भूमि आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इससे पहले केवल निजी संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य था। टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ वाद 1996 तक संबंधित अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों को केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित वनों पर ही लागू किया करते थे। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अधिनियम के अंतर्गत शामिल वन की परिभाषा का विस्तार किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: किसी भी सरकारी, केंद्र और राज्य रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र, चाहे वे किसी भी स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के तहत आते हों, सभी क्षेत्र जो वन शब्दकोश के अर्थ के अनुरूप हों। 1996 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा वन के रूप में निर्धारित क्षेत्र निम्नलिखित के मामले में केंद्र सरकार को और अधिक अधिकार प्रदान किया गया है: किसी भी सर्वेक्षण के लिए शर्तें और नियम निर्धारित करना, इसमें टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण सहित भूकंप सर्वेक्षण को गैर वन्य उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जाएगा। छूट प्राप्त इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों के लिए भी शर्तें और नियम बनाना, इसमें ऐसी भूमियां शामिल हैं जिन पर वृक्षों की कटाई की भरपाई के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। इस अधिनियम को लागू करने के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण या संगठन को निर्देश जारी करना। छूट प्राप्त भूमि: कुछ प्रकार की भूमि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। दायरे से बाहर परियोजनाएं। छूट के लिए सीमा: किसी बस्ती या रेलवे तक कनेक्टिविटी तथा सड़क या रेल के किनारे छूटी सुविधाओं से संबंधित परियोजनाएं। राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं। सुरक्षा संबंधी और संरचना का निर्माण करने वाली परियोजनाएं। रक्षा परियोजनाएं: अर्धसैनिक बलों के लिए शिविर या सार्वजनिक उपयोगिता वाली परियोजनाएं। छूट के लिए सीमा: रेलवे लाइन या सरकार की देखरेख में निर्मित सार्वजनिक सड़क के किनारे 0.10 हेक्टेयर तक की वन भूमि। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर तक की वन भूमि। 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि। विधेयक को लेकर चिंताएं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उद्देश्य के विपरीत बहुत सारी गतिविधियों को गैर वन्य उद्देश्यों के दायरे से बाहर किए जाने से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को बढ़ावा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1996 के निर्णय को अप्रभावी करना।
इस अधिनियम के दायरे से गैर रिकॉर्डेड वनों को बाहर रखने से वनों का एक बड़ा भाग असुरक्षित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान्यता न मिलने से हरियाणा में पवित्र उपवन मांगर बनी को प्राप्त संरक्षण समाप्त हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम एफआरए अर्थात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता 2006 पर प्रभाव अब सरकार को मंजूरी या स्वीकृति के लिए ग्राम सभा जैसे स्थानीय निकायों से अनुमति लेने से छूट मिल जाएगी। संघवाद के विरुद्ध अब राज्य सरकारों को सरकारी संस्थानों को वन भूमि पट्टे पर देने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खतरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा संबंधी सभी परियोजनाओं के लिए पूरी तरह से छूट देना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वनों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं की भरपाई कृत्रिम रूप से वृक्षारोपण करके नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। देश में सभी वन भूमियों का आवश्यकतानुसार व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि संबंधित मुद्दों और समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अलावा वन भूमि का किसी भी अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग संबंधित क्षेत्र की पारिस्थितिकी व्यवस्था की रक्षा और संधारणीय विकास सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान सुर्खियों में क्यों? हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मौजूदा ग्रैप में संशोधन की घोषणा की है। इसमें संशोधन का उद्देश्य इस क्षेत्र के अंतर्गत वायु प्रदूषण में कमी लाना है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के बारे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वस्तुतः दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है। यह दिल्ली NCR में खराब होती वायु गुणवत्ता का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाती है। MC मेहता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता के संबंध में ग्रैप तैयार किया गया था। ग्रैप को पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली NCR के लिए ग्रैप को लागू करने की जिम्मेदारी अब भंग हो चुकी पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण पर आ गई थी। 2021 में ग्रैप को CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है। NCR और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उत्पत्ति। इसे 2020 में गठित किया गया था तथा बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के माध्यम से इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया।
कार्य। वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं की पहचान और समाधान तथा समन्वय एवं अनुसंधान में सुधार करना। उप समितियां आयोग के लिए निगरानी और पहचान, सुरक्षा उपायों एवं प्रवर्तन तथा अनुसंधान और विकास पर उप समितियां गठित करना अनिवार्य है। ग्रैप का महत्व। इससे पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए चरण दर चरण योजना निर्माण संभव होता है। यह सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण जैसी कई एजेंसियों को एक साथ लाती है। यह जवाबदेही और समय सीमा तय करती है। इससे उग्र सक्रिय तरीके से समय सीमा से पहले ही दिल्ली में BS-6 ईंधन मानक लागू करने जैसी नीतियों को तैयार करने में मदद मिली है। यह विशेषकर सर्दियों के दौरान एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिक चार्टर को लागू करती है। अक्टूबर 2022 में ग्रैप को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आधार पर लागू किया जा रहा है। AQI के तहत निम्नलिखित प्रदूषक शामिल हैं: PM10, PM2.5, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन NH3 और लेड सीसा PB। यह PM से आशय कणिकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेटेड मैटर से है। ग्रैप के पुराना संस्करण को केवल PM2.5 और PM10 की सांद्रता के आधार पर लागू किया जाता था। एनसीआर के लिए ग्रैप को दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है। दिल्ली का AQI 201, 300। खराब यानी कि चरण 1 में खराब वायु गुणवत्ता। अधिक पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मौजूदा कानूनों के तहत सख्ती से लागू करना। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में केवल विद्युत स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। इसे चरण 2 से चरण 1 में स्थानांतरित किया गया है। संशोधन के जरिए शामिल किए गए नए प्रावधान: नागरिक चार्टर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को प्राथमिकता देना। 10 से 15 वर्ष पुराने या एंड ऑफ लाइफ वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों को नहीं चलाना अथवा उनका उपयोग नहीं करना। चरण 2 खराब नहीं बहुत खराब AQI 301, 400 में। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासिक, कार्यालय, प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रकों में दिल्ली जनरेटर्स के व्यक्तिगत या नियंत्रित संचालन के लिए
दिशा निर्देश। संशोधन के जरिए शामिल किए गए नए प्रावधान। एनसीआर के सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रकों पर केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना। चरण 3 गंभीर वायु गुणवत्ता। एनसीआर में शामिल एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई। एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाना। हालांकि मोटर वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया। संशोधन के जरिए शामिल किए गए नए प्रावधान। एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें दिल्ली सरकार 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकती है। चरण 4 संशोधन के जरिए शामिल किए गए नए प्रावधान। ईवीज सीएनजी BS6 डीजल में से प्रत्येक डीजल से बचने वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत स्थित किसी भी हल्के मोटर वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। इससे आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए सेवाएं प्रदर्शन करने। एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें दिल्ली का 6 से 9 तथा कक्षा 11 के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकती है। संशोधन की अन्य प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र। नियमों को लागू करने का समय। संशोधित ग्रैप को पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। कम से कम 3 दिन पहले लागू किया जा सकता है। इसे डायनेमिक मॉडल और IMD द्वारा दिन प्रतिदिन के आधार पर मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर लागू किया जाएगा।
ग्रैप के चरण 2, 3 और 4 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को एक क्यूआई के संबंधित चरण के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम 3 दिन पहले लागू किया जाएगा। कार्रवाइयों का साथ साथ लागू होना। उदाहरण के लिए चरण 3 के लागू होने पर की जाने वाली कार्रवाइयों के साथ साथ पिछले चरणों 1 और 2 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। अतिरिक्त उपाय। मौजूदा एक्यूआई और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार CAQM अलग अलग वायु प्रदूषण श्रेणियों यानी ग्रैप की अनुसूची के तहत चरण 1 से लेकर 4 तक अतिरिक्त उपायों और छूटों पर निर्णय ले सकता है। निष्कर्ष। IQAir द्वारा जारी 5वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर है। इसलिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक सही कदम है।